हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स। जनरली ये नीट वालों के लिए होने वाला है, जो आगे जाके नीट का पेपर देने वाला है। तो यहाँ मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया हूँ जिसमें आप हर दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे 10 नीट के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या फिर जो आने वाले होंगे। बताओ, आ भी सकते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है भी। तो इस कोर्स का नाम होने वाला है डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन। तो चलिए भैया अपना स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, और वीडियो को थोड़ा सिंपल रखते हैं और कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझेंगे कि भैया कोई चीज करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, अगर कोई चीज रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड आगे कोई और आगे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली डील कर सकें। तो चलिए भैया बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला ए क्या बोलते हैं, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोप्ड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोप्ड। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोप्ड। और डी जो आपका ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोप्ड। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है भैया कि कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और इन सारे जो स्टेटमेंट हमारे पास चारों के चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो जनरली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरली वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ जो हमारा सी और डी है ये तो कैंसल अप हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर बोल रहा है। अब ये बचे ए और बी। अब ए और बी में मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा और आपको डिटेल देता हूं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, ट्राइवैलेंट। ठीक, ट्राइवैलेंट एटम्स होते हैं। ट्राइवैलेंट एटम से डोप्ड करके बनाया जाता है, मतलब मिक्स करके ट्राइवैलेंट एटम्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये इसके एक एग्जांपल के भी पकड़ लेते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो भैया यहाँ हमारा आपको मालूम ही चल चुका होगा, आंसर आएगा ए। ठीक, क्योंकि यहाँ हमारे पास होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे और ये ट्राइवैलेंट एटम से डोप्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका सही आंसर ए। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अ बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपका ऑप्शन है ए 200 न्यूटन, बी है आपका 250 न्यूटन, सी है आपका 100 न्यूटन और डी है आपका 150 न्यूटन। तो सही जवाब दीजिए और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो चलिए भैया सारे ऑप्शंस को करेक्ट करते हुए बताते हैं इसमें से कौन सा है और क्यों है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारे पास बॉडी वे है जिसका फोर्स, मतलब जिसका 200 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होता है उसकी बॉडी पे, जब वो बॉडी क्या रहती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। मतलब अगर एक सरफेस पे रहती है कोई बॉडी तो उस समय उससे फोर्स कितना अप्लाइड होता है, 200 न्यूटन। अगर वो सेंटर मतलब सरफेस से लेके अंदर की ओर जाएगी तो उस समय किस तरह का, उसमें कितना फोर्स लगेगा। तो जनरली इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, क्लियर अप कर लेते हैं अपने माइंड में। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि अगर एक आदमी है, ठीक, ये मान लेता हूँ मैं ही हूँ, मैं अर्थ के ऊपर सरफेस में खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तो मुझे कितना फोर्स अटेंड करना पड़ता है, हमें फोर्स 200 न्यूटन अप्लाइड होती है मेरे बॉडी पे। बट अगर मैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं अपने आप को यहाँ गड्ढा खोदते जाऊँ और ये क्या आ जाएगा, सेंटर, ठीक, आर रेडियस अगर मैं मान के चलता हूँ तो मैं कितना r/2 चल देता हूँ। ठीक, या फिर हाइट कितनी हो जाएगी अब मेरी, h/2 इनर चल देता हूँ, मतलब अंदर, मतलब मैं कहाँ तक चल देता हूँ,
ये अगर हाइट है तो मैं इस हाइट तक खोदते खोदते पहुंच जाता हूं। अब मैं खड़ा रहूंगा कहां पास, हाइट में, यहां पास। ठीक, तो अब मुझ में कितना फोर्स अप्लाइड होगा, मतलब कितना फोर्स अब इस पोजीशन में मुझ में अप्लाइड होगा। तो चलिए भैया क्वेश्चन को क्रैक अप कर देते हैं, क्रैक करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन के लिए तो हमारा फोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, आप सिंपल समझे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जी भैया बिल्कुल सही समझे। और अगर मैं ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ फोर्स की, तो हमें एक और फॉर्मूला पढ़े थे जो कि है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी इनटू एच, एम जी एच मसाला या अंग अंग तड़का भड़का, वही फोर्स। तो फोर्स पहला आ जाएगा हमारा मास, दूसरा आ जाएगा ग्रेविटी, तीसरा आ जाएगा हाइट। अब भैया जब हम अब पहले केस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फोर्स दिया गया है, ग्रेविटी की वैल्यू मालूम है, हाइट की वैल्यू मालूम है, और मास हमें कतई नहीं मालूम है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले केस में जब हमारा इंसान एकदम सरफेस में था, तो उस समय हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारी जो इंसान की हाइट होगी, मतलब h, वो ऑन दी सरफेस क्या होगी, 1 मैं मान सकता हूँ। जी भैया 1 मान सकता हूँ, क्योंकि वो ना ऊपर है ना नीचे है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स की जगह फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन दिया है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 200 न्यूटन। मास वी डोंट नो, बट वी नो ग्रेविटी। आज ग्रेविटी को मैं यहाँ 10 लेके चलता हूँ, वैसे 9.8 होता है उसकी वैल्यू, पर 10 मान लेते हैं। चलिए भैया हाइट की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मास इज इक्वल टू 10 तो ये आ जाता है 20 kg आ जाता है। चलिए भैया यहाँ हमको क्या निकल गया, मास निकल गया। अब भैया जब ये यहाँ पर चल दे रहा है तो हाइट क्या हो जा रही है हमारी, h/2, और शुरू में हम क्या h की वैल्यू कितनी लिए थे, 1, तो h की जगह 1 पुट कर सकते हैं। नाउ न्यू हाइट क्या आ जाएगा, 1/2। हाइट हमारा हाफ वे डाउन चल दे रहा है, तो हाफ वे डाउन मतलब h/2 हो जाएगा। ठीक, अगर ऊपर जाता तो जनरली h/2 एड अप हो जाता उसके साथ। ठीक, पर ये डाउन जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिटेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया तो इस सेकंड केस के लिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बड़ा सुंदर डायग्राम मैं बनाया था, ये हो गया अपना रब। अब हमारे सेकंड केस के लिए फिर से क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ये हो जाएगा पूरा का पूरा। फोर्स की वैल्यू वी डोंट नो, मास वी डोंट नो जो कि हमारा 20 kg है, ग्रेविटी 10 एब्सोल्युटली। हाइट जो हमारा आया है इस बार 1/2 है, क्योंकि हाफ वे डाउन चल दिया है। तो अगर मैं इसको और इसको कैंसल कर देता हूं तो यहाँ आ जाएगा भैया 10 इंटू 10 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो आपको मालूम चल चुका है कि आंसर कौन सा है यहाँ, 100 न्यूटन। ये है हमारा ऑप्शन सी। तो भैया बहुत सही, और आपने जीत चुके हैं, आपको 4 मार्क्स नीट में। चलिए भैया आप सक्सेस की और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी तक आपने टोटल 8 मार्क्स कमा लिए क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक, तो आपको समझ आ गया। इसी तरह से और क्वेश्चन आएंगे जिससे हम आगे डील अप करते रहेंगे। ठीक, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन सारे के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। ठीक, और एक कमेंट भी मार दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो एक लाइक मारिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय द सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हीट रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। भैया रिलीज मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होना, या फिर एब्जॉर्ब यानी क्या होता है, एग्जॉर्ब करना मतलब सोखना। ठीक, जनरली तो पहला ऑप्शन है आपका 5 करोड़ का एडियाबैटिक, दूसरा है आइसोबोरिक, तीसरा है आइसोकोरिक, और चौथा है आइसोथर्मल। ठीक, तो इस क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन आपके सामने है। जनरली एक दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं होके एक याद करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए भैया इसमें कौन सा आपका सही आंसर हो सकता है जिसमें हीट ना रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो। तो आंसर है इसका भैया हमारा ए, एडियाबैटिक। जनरली एडियाबैटिक अब आंसर क्यों है, और इसके अलावा जो 3 और ऑप्शन है वो क्यों नहीं है ऑप्शन। ओहो,
तो चलिए भैया, जो एडियाबैटिक होते हैं जनरली वो इस टाइप का, एक टाइप का इंसुलेटेड सिस्टम होते हैं। इंसुलेटेड बोलूंगा तो ये एक बॉक्स हो जाएगा, ठीक। जनरली एक टायर मान सकते हैं इसे, टायर एक बेस्ट इंसुलेटेड बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वो इसके अंदर इसका क्या रहेगा, जैसे ये जनरली एक हमारा सिस्टम हो गया, क्या हो जाएगा, एक SYSTEM सिस्टम हो जाएगा। जनरली ये वेल इंसुलेटेड होता है। अब ये वेल इंसुलेटेड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड, INSULATED। वेल इंसुलेटेड होने के कारण ना तो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से और ना ही एनर्जी बाहर की अंदर जाएगी। तो ये एक वेल सिस्टम हो जाएगा, मतलब एडियाबैटिक, ठीक। तो एडियाबैटिक इंसुलेटेड होने के कारण ना तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, ना तो एनर्जी यानी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक। बट ये जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इसको भी समझ लेते हैं भैया, ये क्यों नहीं हुए। जो आइसोबोरिक होते हैं जनरली इनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब आपका जो बी ऑप्शन है उसमें जनरली प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो भैया वो तो होने से रहा, क्योंकि हमें यहाँ किसकी, हीट की बात की गई है। हीट इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब। सी ऑप्शन आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक की अगर मैं बात करता हूं तो ये डेल वी इज कांस्टेंट हियर, मतलब जीरो होता है यहाँ। ओहो, डेल वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात की जा रही है। आइसोकोरिक के ही मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस से जो डील करता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हियर कांस्टेंट है भैया, तो हमें गैस से क्या लेना देना भैया, यहाँ हीट की बात कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये भी समझ आ गया। अब नाद में, आखिरी में नाद में बाद आता है डी ऑप्शन, जो है हमारा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल भी हमारा होने से रहा, क्योंकि आइसोथर्मल जनरली कौन से होते हैं, जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। हीट सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। भैया यहाँ हीट के सिस्टम की कांस्टेंट रहने से ये मतलब नहीं है कि बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी या फिर अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। आइसोथर्मल में अंदर बाहर होता है, बट एडियाबैटिक वेल इंसुलेटेड होने के कारण अंदर की हीट अंदर ही रहेगी, बाहर की हीट वहां नहीं जाएगी। बट आइसोथर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हीट से रिलेटेड है मैं मानता हूं, बट उसमें हीट चेंजेस होता है, ठीक। तो ये समझ आ गया। अब फिजिक्स के 3 क्वेश्चन होने के बाद केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन करते हैं और आखिरी में अपना प्यारा बायो जिसके 4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए भैया, ये भी हो गया और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टन 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 बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना भूल गया हूँ, जो है हमारा नेक्स्ट केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, फॉर द केमिकल रिएक्शन, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। N2 जो कि गैस में है प्लस 3H2 जो कि वो भी गैस है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है जो कि हमारा प्रोड्यूस करते हैं एमोनिया, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, 2NH2, और जो हमारे ये भी गैस में है। चलिए भैया, इन सभी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन इज, पूरे रिएक्शन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए क्या बोल रहा है, जनरली ए हमारा -dN2/dt इज इक्वल्स टू 2dNH3/dt। बी है -dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/2dNH3/dt। तीसरा है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा 3dH2/dt और 2dNH3/dt। चौथा ऑप्शन है भैया 1/3dH2/dt माइनस 1/2dNH3/dt। तो ये सारे ऑप्शन आपको देख रहे होंगे स्क्रीन में। तो इसका मैं अगर सही आंसर बताऊं तो नहीं बताता। चलिए भैया, आप गैस कीजिए, गैस कीजिए, गैस होता है, गैस होता है, क्या होता है। चलिए भैया, वो आपको करना है, सोचना है और सोच के रखिए। अब तब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, इसके बाद मैं समझाता हूँ ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है उसके हिसाब से ये हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है 3H2, और ये भी गैस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये कितना मोल बना रहा है, 2 मोल ऑफ NH3, जो कि हमारा ये किस में एग्जिस्ट करेगा, गैस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। ये हो गया पूरा प्रोसेस। और जनरली इसमें कौन सा बोल रहा है, फॉर इस रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमें बोल रहा है। तो जनरली अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा
तो कहे कि हाँ ये इसका रेट का फॉर्मूला क्या होता है। हमें यहाँ सारे के सारे जो फॉर्मूला दिए गए हैं वो रेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिए हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है जनरली, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन CONCENTRATION कंसंट्रेशन ऑफ REACTANT रिएक्टेंट और इंक्रीज इन concentration of product, ठीक, by the time taken के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा भैया आपका रेट का फॉर्मूला। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस तरह से मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए बाय द टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन ले रहा है तो उसे रेट बोला जाएगा। तो जनरली आपको समझ आ गया होगा रेट क्या है। चलिए भैया इसी से रिलेटेड हम बना लेते हैं इन सब के लिए कॉन्सेप्ट। जो हमारा N2 हो जाएगा उसके लिए रेट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, माइनस dN2/dt इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम टू सेम इसके लिए भी माइनस, और जो हमारा जनरली इसके जो सामने लगा रहता है, अगर मैं बात करूंगा जो किसी के सामने लगा रहता है वो क्या आ जाता है, सामने का मामने आ जाता है, ठीक, सामने का क्या आ जाता है, मामने आ जाता है। मतलब अगर इसके सामने लगा है तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे चल देगा, ठीक। और ये dH2/dt सेम टू सेम। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं, इसलिए मैं क्या लगाता हूँ, नेगेटिव। वहीं जो हमारे कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज करेगा, इसलिए इसके लिए क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जनरली 1/2, और D और ये NH3 छोटा छोटा कर देता हूँ, NH3 बाय क्या हो जाएगा, dt। ये आ जाएगा अपना पूरा का पूरा इक्वेशन। अब भैया अगर इन सब में से मैच कराते हैं सारे ऑप्शंस जो हमारे पास दिए गए हैं, तो उन ऑप्शन से हमारा मैच होता है बी ऑप्शन, ओहो, ठीक, और मैच होता है हमारा डी ऑप्शन नहीं मैच होता है, डी ऑप्शन में माइनस लगा है इसलिए मैच नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या दिया गया है, -dNH2/dt और ये दिया गया है। तो भैया ये दो, ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, वहीं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ब्रो। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रिएक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। चलिए भैया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था, आपके 12th क्लास का ही क्वेश्चन है जो आप पढ़ के अभी निकले होंगे या फिर जो 11th में पढ़ने जाने वाले होंगे। चलिए भैया ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का ही है। आपको भी इसी तरह से स्माइल करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमोंग द फॉलोइंग इज, पहला ऑप्शन आपके पास है ल्यूसीन, दूसरा है एलानाइन, चौथा है लाइजीन, तीसरा है लाइजीन, चौथा है वेलानाइन, ठीक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं। जनरली आपके बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है जो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर है। तो जनरली नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज एमिनो एसिड्स, मतलब उस टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर देती है। मतलब जिस टाइप के जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर देगी उसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है। भाई ये कैसा टाइप का नाइंसाफ है, ठीक। जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एमिनो एसिड उसे जनरली नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है। और वहीं जो हमें डाइट लेना पड़ता है, मतलब फूड से जो कंजप्शन करना पड़ता है, उसे एसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है। तो जनरली हमें ये कौन से समझ आ गया, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से।
ठीक, अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ आपको रट्टा मारना है, मतलब सिर्फ रट्टा नहीं, याद रखना है कि कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल है, कौन से अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है, यहाँ तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। तो भैया यहाँ बी ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट, बी आ जाएगा एलानाइन। जनरली एलानाइंस आर क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर देती है। और इसके अलावा भी और अमीनो एसिड है, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, ठीक, और जैसे एलानाइन हो गया, एस्पेटिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। उसके आप बताया और उसके बाद जो बचे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे लाइजीन हो गया, इसके बाद वेलानाइन हो गया, ल्यूजीन हो गया, तो ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आंसर क्या आ जाएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा बी, एलानाइन। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द आइडल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ये है आपका, ये क्या बोल रहा है, डेल मैक्सिमम वी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टी एंड पी, डेल मैक्सिमम हीट इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टी एंड पी, डेल मैक्सिमम जी जनरली क्या हो जाएगा, हमारा गैस है बारे में बोल रहे हैं कि ग्रिप्स फ्री एनर्जी बोल रहे हैं। जनरली डेल मैक्सिमम जी इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टी एंड पी, एंड डेल मैक्सिमम एस इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टी एंड पी। तो भैया अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए जो हमारा ये बोल रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, एक आइडल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली क्रैक कर लेंगे। तो आइडल सॉल्यूशन जनरली वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। आइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन हैं जनरली जो हमारे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो जनरली राउल्स लॉ क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ के हिसाब से डेल मैक्सिमम हीट इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, और जनरली हमारा जो नेक्स्ट होता है वो डेल मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 होता है। और आइडल सॉल्यूशन यानी राउल्स लॉ के हिसाब से जो हमारा डेल जी की वैल्यू होती है, वो डेल जी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है। डेल मैक्सिमम जी विल बी लेस देन 0। और चौथा इसी में जो डेल मैक्सिमम, आखिरी में हमारा एक और चीज दिया गया है एस, डेल मैक्सिमम एस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो भैया इस कॉन्सेप्ट से अगर हम मैच कराता हूं तो भैया मेरा सी और डी होने से रहा, क्योंकि वो इक्वल्स टू में बोल रहा है। पहले में तो बोलते रहा वी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो भैया ये भी एक कॉन्सेप्ट करते जा रहा है। और सब में एक चीज सही दिया है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्सेप्ट यहाँ सही लगाया है। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि डेल मैक्सिमम हीट इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया आइडल सॉल्यूशन का, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब भैया ये खत्म हुए 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 3 क्वेश्चन फिजिक्स। अब बात करते हैं आपका और मेरा प्यारा बायो। तो बायो के हम 4 सॉल्व करेंगे, आपकी पसंदीदा है इसीलिए इसकी सॉल्व करेंगे हर दिन 4 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए भैया बढ़ते हैं, क्योंकि बायो में आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे, वहीं फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45, इसलिए इसको तो ज़्यादा करना पड़ेगा कोर्स आपको कंप्लीट करने के लिए। पहला क्वेश्चन बायो का, सेल इन जी नॉड फेज। सेल क्या है, किसमें रखा है, जी नॉड फेज में रखा है। पहला क्वेश्चन यही बोल दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जी नॉट फेज में किस टाइप में रहता है सेल एग्जिस्ट करता है, इंटर द सेल साइकिल, सेल साइकिल में इंटर करता है, ए ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, सस्पेंडेड द सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देता है पूरी तरह से, भैया ये। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, टर्मिनेट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट दी सेल साइकिल, एग्जिस्ट मतलब छोड़ना होता है, एग्जिस्ट दी सेल साइकिल।
तो इसका सबसे पहले समझ लेते हैं जी नॉट फेज क्या होता है। जी नॉट फेज जनरली एक टाइप का सेल का ही फेज होता है जिसमें सेल फर्दर डिवाइड करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जी नॉट फेज जनरली सेल का उस फेज वह फेज होता है जिसमें सेल डिवाइडेशन बढ़ना, मतलब सेल एक डिवाइड करना बंद हो जाते हैं, मतलब एक टाइप की एक कांस्टेंट फेज है। कई सेल्स में तो ये एक टाइप का मतलब रुका हुआ फेज रहता है। अब इसके आगे ना पीछे वो नहीं जाते हैं, मतलब इसी में पूरी लाइफ अपनी निकाल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बोलूँगा तो न्यूरॉन्स जो आपका दिमाग में बना है, जो आपके बॉडी में सेंस मेजर करता है, हर जगह से ट्रैवल कराने में मदद करता है, तो ये न्यूरॉन्स, ठीक, ब्रेन जिससे बना है आपका। तो जी नॉट फेज, तो इसके हिसाब से एग्जिस्ट दी सेल साइकिल आपका पूरी की पूरा डी ऑप्शन सही है भैया, ठीक। इन सेल साइकिल में तो इंटर करने से रहा क्योंकि ये खत्म वाला पेज है। एक टाइप का क्या हो जाएगा, एक टाइप का इसे बोल सकते हैं, एक टाइप से बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपल बोलूँगा तो इंडिंग फेज बोल सकता हूँ, मतलब खत्म होने वाला फेज बोल सकता हूँ, ठीक। तो इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा एग्जिस्ट दी सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अब सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होंगे क्योंकि ये सारा दिमाग वाले क्वेश्चन है, बायो दिमागदार है भैया। इसके बाद फिलोम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फिलोम्स इन जिम्नोस्पर्म, मतलब फिलोम जो जिम्नोस्पर्म्स में फिलोम्स होते हैं उसमें किस चीज की कमी होती है। पहला ए ऑप्शन स्लीप ट्यूब्स ओनली, स्लीप ट्यूब्स की। दूसरा ऑप्शन कंपेनियन सेल ओनली, वो स्लीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ओहो। इसके बाद डी ऑप्शन आपका बोलते हैं एल्ब्यूनस सेल एंड स्लीप सेल्स। तो जैया मैं बता दूं फिलोम्स इन जिम्नोस्पर्म्स में दोनों सेल की कमी होती है। पहला तो स्लीप ट्यूब्स की कमी होती है और दूसरा कंपेनियन सेल्स की कमी होती है। किसकी, स्लीप ट्यूब्स की कमी होती है और कंपेनियन सेल्स की भी कमी होती है। तो जनरली इसका आंसर सी आ जाएगा, हाँ भैया। बट अगर ये मैं फिलोम इन ये जिम्नोस्पर्म में मैंने बात किया, फिलोम इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से आपको ध्यान रखना है। अगर फिलोम इन जिम्नोस्पर्म बात करूंगा तो उसमें स्लीप ट्यूब्स जो होते हैं और जो जनरली हमारे कंपेनियन सेल्स रहते हैं इनकी कमी रहती है। बट वहीं एंजियोस्पर्म्स में बात करूंगा तो वहाँ एक भरपूर मात्रा में ये प्रेजेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में फिलोम्स इन एंजियोस्पर्म्स अगर बात करता हूँ फ्लावरिंग फ्लावर्स जिसे बोला जाता है, प्लांट्स बोला जाता है, और जो जनरली क्या होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पकड़ के रखना है, ठीक भैया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। तो अगर मैं क्या बात करता हूँ फिलोम्स इन एंजियोस्पर्म्स बात करता हूँ तो उसमें स्लीप ट्यूब्स जो होते हैं प्रेजेंट ही रहते हैं। कंपेनियन सेल की बात करूंगा तो वो भी प्रेजेंट ही रहते हैं। फिलोम पैरेंकियामा बात करूंगा तो वो भी प्रेजेंट रहते हैं, और फिलोम फाइबर्स की अगर बात करूंगा तो वो भी प्रेजेंट रहता है। क्योंकि फिलोम्स इन एंजियोस्पर्म जो हमारा फिलोम उसमें प्रेजेंट रहेगा वो इन चारों चीजों से बना ही रहता है भैया, बना ही रहता है, बना ही रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बैठा लो भैया, ठीक। अगली बार कहीं अचानक से आ गया एंजियोस्पर्म्स की जगह, सॉरी एंजियोस्पर्म्स में आ गया जिम्नोस्पर्म की जगह, तो भैया ये आंसर आपको फटाफट क्या कर देना है, ठोक देना है, चिपका देना है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कौन सा भैया रीजन है जिसके कारण कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है एनिमल्स में। चलिए भैया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ आ गया। अब पहला ऑप्शन आपके सुनते हैं भैया, मेंटेनिंग दी हाइपर मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटेस्टिनम इन दी किडनी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सिक्रिएशन ऑफ इराथ्रोप्रोटीन बाय जैक्स्टर ग्लोमुलर कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमुलर फिल्टरेशन, डी ऑप्शन लो लेवल ऑफ एंटी ड्यूट्रेटिक हार्मोन, एक टाइप से दिमाग ब्लो कर रहा है मेरा। चलिए भैया सारे के सारे ऑप्शन सुन लिए। आपको अगर पता है तो आप अपना ऑप्शन टिक अप कर लीजिए और मैचअप करते हैं भैया कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ, आंसर आपका सही होगा डी, नहीं बिल्कुल नहीं सही होगा, आंसर होगा आपका सही ए।
भैया ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि मेंटेनिंग हाइपर मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटेस्ट्यूटिम इन किडनी। भैया यही रीजन आपका सही होगा। अब ये क्यों होगा रीजन, क्योंकि अगर इसके मैं इंटरमिडुलरी की बात करता हूँ किडनी में, तो जनरली एक टाइप का किडनी एक टाइप का ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होने लगती है तो जनरली ये एक टाइप का सेल्फ वर्क करने लगता है और क्या करता है, उस यूरिन से कंज्यूम, मतलब उस यूरिन से भी वाटर को क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। मतलब वाटर को अगर यूरिन से कंज्यूम कर लिया होगा तो डाइल्यूट अगर यूरिन रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड बन जाएगा। तो भैया पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बट यहाँ मैं आपको बोलूंगा डी ऑप्शन भी सही हो सकता था अगर उसमें सिर्फ लो कंसंट्रेशन की जगह हाई कंसंट्रेशन कर देता एंटी ड्यूटरेटिक हार्मोन की। अगर हाई लेवल का एंटी ड्यूटरेटिक हार्मोन्स की बात करें तो वो भी कंसंट्रेटेड यूरिन्स की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, और अगर बी की बात करूं तो बी आंसर आपका क्यों सही है, सीक्रेशन ऑफ इराथ्रोप्रोटीन्स बाय द जैक्स्टर ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। तो भैया आपको मैं साफ साफ बता देता हूं, इराथ्रोप्रोटीन बेसिकली किसमें इंपॉर्टेंस होता है, आपके आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, आपकी आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसमें एक ही चीज, और एक जो सी ऑप्शन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है भैया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। भैया ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म है जो किडनी से फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, उसकी सम टोटल को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन क्या होता है, एक टाइप का टोटल अमाउंट होता है जो कि किडनी फॉर्मेशन होता है, फिल्टरेट। ठीक, इसे हाइड्रोस्टैटिक ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन बोला जाता है जनरली। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आंसर होगा आपका ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये आज के टॉपिक का। तो जनरली ये 10 क्वेश्चन को ना फेंक मारो अपने दिमाग में, एकदम चिपका देना है अपने को। ठीक, तो आखिरी 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा बट मैं समझा दूंगा टॉपिक को, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और अगले टॉपिक में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए भैया पहला क्वेश्चन, सॉरी आखिरी क्वेश्चन है, मैच दी hominids with their correct brain size. Match the hominids with their correct brain size. ओह, ब्रेन साइज के जरिए आपको सारे को जमाना है। तो भैया ये आपको इंटरनेट से सर्च मारना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जनरली इसमें कोई भी समझने वाली चीज नहीं है। ठीक, तो आप सर्च करना है, आंसर बताना है। ये आंसर है, ये ऑप्शन है आपका होमो हैबिल्स, उसका ये होमोहेड्रिन थैलाइसिस, होमो इरकाटस, होमो स्पाइनिस। तो इसके पहला ऑप्शन है इधर 900 सीसी, 1350 सीसी, 650 to 800 सीसी, और फोर्थ ऑप्शन है 1400 सीसी। ठीक, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई सा भी आप चूज कीजिए। ABC आपके पास फ्री है, कोई सा भी चूज कीजिए भैया। ठीक, और आपको ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, #ANS by your name, आपको तो मालूम ही है चैनल का। चलिए भैया यहीं ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले में आएंगे भैया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हुए लेक्चर को, और 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के नीट का। So thanks for watching and see you on next video bros, and see you on next video। चलिए भैया मैं भी देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं।